Till now, we have studied where do microorganisms live. Now next, microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Microorganisms can be classified into two categories. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हम पहले बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स की। किस तरह से फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। बच्चों, आप जितने भी बेकरी के आइटम खाते हैं, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सब, इनमें सब में क्या यूज़ होता है? ईस्ट यूज़ होता है, और ईस्ट में माइक्रोऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये ब्रेड वगैरह जो भी है, ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इसमें रोल होता है। और इसी तरह से कर्ड, आप देखते हैं ना, रोज़ दही खाते हैं, आप घर पे कर्ड यूज़ करते हैं, तो मम्मी कैसे दही बनाती है पता है आपको? थोड़ा सा हम पहले मिल्क को वार्म करते हैं और हल्का वार्म करके उसमें कर्ड डालते हैं, थोड़ा उसे मिक्स करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे कर्ड मिलता है। एक्चुअल में जो मिल्क है, इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमर्शियल यूज़ में आप देखिए कि जैसे विनेगर है, एल्कोहल है, तो इनका कॉमर्शियल यूज़ होता है। और एल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है। फर्मेंटेशन हमेशा जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है। एक्चुअली में फर्मेंटेशन जैसे शुगर से एल्कोहल ईस्ट के प्रेजेंस में बनता है, तो ये कॉमर्शियल यूज़ में है। मेडिसिनल यूज़ में आप देखिए कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं हम। एंटीबायोटिक टैबलेट बनती हैं, तो एंटीबायोटिक कैसे बनती हैं? एंटीबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया और ईस्ट को मिला करके जो मेडिसिन तैयार होती है वो होती है एंटीबायोटिक्स। एक्चुअल में एंटीबायोटिक्स हम कहते किसको हैं? एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी में कभी कभी अगर बाई चांस कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर गया, कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन में क्या होता है बच्चों कि वैक्सीन भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनती हैं, और एक्चुअल में बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल यू नो कि अर्थवॉर्म इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर ना। तो अर्थवॉर्म जिस तरह से वापस से जाता है अंदर और बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह से जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि जो वहाँ पर डेड लीव्स, डेड एनिमल्स और होते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोज करके उससे न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट सॉइल में मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से इनका सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ होता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स की सॉइल फर्टिलिटी को यूज़ करने में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक टर्म होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि सभी जो बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम क्या होते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें नोड्यूल्स होती हैं, उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होती हैं। तो उन नोड्यूल्स में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं?
जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देती है, सॉइल को प्रोवाइड कर देती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में आप देखिए बच्चों की कई जगह पर वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स और कुछ वेस्ट सब्जी वगैरह या हम डाल देते हैं कहीं पर भी, तो उनका डिकम्पोज कौन करता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है, और बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी आपने बहुत यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा कि विनेगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में, कर्ड बनाने में, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही बैक्टीरिया यूजफुल हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। जैसे ऐसे बैक्टीरिया जिनकी वजह से कोई डिजीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया बोलते हैं। आप देखिए ऐसे बैक्टीरिया मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो जितने भी जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जिन बैक्टीरियाज की वजह से डिजीज हो जाती है, डिजीज का मतलब डिस्कम्फर्ट ना, जब हमें अपनी बॉडी में अच्छा नहीं लगता और कुछ इम्प्रॉपर एक्टिविटी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ डिजीज हो गई है। तो इस तरह के जो होते हैं जिनसे हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। मीन्स पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग organisms. Disease causing microorganisms in human are of two types. First, communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease हम किसको बोलते हैं बच्चों? जो किसी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हो। कम्युनिकेबल का मतलब यदि कोई एक पेशेंट है और कोई दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मान लीजिए कि किसी के किडनी फेल हो गई। अब किसी की किडनी फेल हो गई और यदि हम उससे मिलने जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसको टच करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी किडनी फेल हुई है तो हमारी भी किडनी फेल हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कुछ होती हैं कम्युनिकेबल और कुछ नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये एक टेबल आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें दिया हुआ है ह्यूमन डिजीज का नाम दिया हुआ है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो किसकी वजह से हुआ है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। वो दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक्चुअल में जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैरियर्स होते हैं उनमें कि वो किन की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन वहाँ पर क्या है, और प्रिवेंटिव मेजर्स कि उनको कैसे रोका जा सकता है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पर 4 कॉलम हैं और कुछ डिजीज़ हैं तो इन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस it is caused by bacteria and mode of transmission is air. Therefore, keep the patient in isolation. Measles also caused by virus, and again communication mode of transmission is air, and therefore keep the patient in complete isolation. Chickenpox, polio caused by virus and mode of transmission air.
water, and keep the person belonging of the patient away from those of others, and vaccination to give at suitable age. आप देखते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कुछ वैक्सीन्स दी जाती हैं। आफ्टर जब बेबी बॉर्न होता है तब भी उसके 2 साल बाद, उसके 5 साल बाद टाइम पर उसको वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो ये वैक्सीन्स इसीलिए दी जाती हैं बच्चों कि उनमें एक पावर आ जाए और वो वायरस के अगेंस्ट में फाइट कर सके। कोलेरा इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया and mode of transmission is water. We should maintain personal hygiene and good sanitary habits. Typhoid, it is caused by bacteria. Hepatitis, it is caused by virus. मलेरिया का आपको पता है ना, आपने सबने सुन रखा है मलेरिया के बारे में। आप जानते हैं कि किससे होता है? मलेरिया caused by प्रोटोजोआ। कौन से किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम। एक्चुअल में आप जानते हैं कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके सलाइवा में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। और जब भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो अपना प्लाज्मोडियम बॉडी में इंसर्ट कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया हो जाती है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेल्टेंट्स। ओके, नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि सभी डिजीज केवल और केवल ह्यूमन बींग्स में ही होती है, कुछ प्लांट डिजीज भी होती हैं। तो कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सिट्रस कैंकर, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड रस्ट ऑफ व्हीट इट इज कॉज्ड बाय फंजाई, and yellow vein mosaic of bhindi, it is caused by virus. And mode of transmission in citrus canker, mode of transmission is air. In rust of wheat, air seeds, and yellow vein mosaic of bhindi due to insect. Now food preservation, methods of food preservation. Food preservation, food को spoil होने से बचाने के लिए हम जो हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए एक्चुअल में प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स बच्चों नेचुरल होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक्चुअल में सोडियम मेटा सल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट आर द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पर जो दिए हुए उन्हें आप देख रहे हैं। केमिकल मेथड फॉर मतलब सोडियम मेटा सल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट आर द प्रोसेस ऑफ केमिकल मेथड। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आप देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल मिल्क है। मिल्क को हम क्या करते हैं बच्चों, जब जैसे ही मिल्क दूध लेंगे तो दूध को सबसे पहले गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है ना, हाई टेम्परेचर पे, यानी 100 डिग्री पर वो बॉईल होता है, फिर वो कोल्ड होता है धीरे धीरे। तो उससे उसको गर्म क्यों किया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। एंड स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग में इनका स्टोरेज किसी भी तरह से, जैसे कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में इनको स्टोर किया जा सकता है, डिहाइड्रेशन द्वारा इनको स्टोर किया जा सकता है, और पैकिंग में कोई भी इनर्ट मीडिया प्रोवाइड करके, फॉर एग्जांपल जितने भी आप चिप्स वगैरह, अंकल चिप्स वगैरह खाते हैं तो इनमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है पैकेट के अंदर, जो एनवायरनमेंट को इनएक्टिव कर देती है। उसमें बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाते और वो हम थोड़ा लंबे समय तक
महीने 2 महीने तक उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फूड का प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट आपको हो तो आप वापस से पूछें।